जय हिंद। तो देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नेशनलिज्म को। नेशनलिज्म समझने से पहले हम समझते हैं कि नेशन क्या होता है। नेशन एक वो आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन है जो जहाँ पे कॉमन आइडेंटिटी वाले लोग रहते हैं, जिनकी कॉमन बिलीव्स हो। जैसे मान लीजिए कि अब ज़रूरी नहीं है कि अगर हम इंडिया में, हमारी इंडिया की सिटीजनशिप है तो हम इंडिया में ही रहेंगे तो ही हम उस नेशन के कहलाएंगे। नहीं, आप अगर मान लीजिए इंडिया से बाहर भी रह रहे हैं बट यू हैव द सेम लैंग्वेज, सेम हिस्ट्री, देन ऑल्सो यू बिलोंग्स टू द नेशन इंडिया। तो नेशन वो हम कहेंगे जहाँ पे लोगों की कॉमन बिलीफ, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन इंसेस्टर हो। दैट इज़ व्हाट नेशन मीन्स। ठीक है, आई होप क्लियर है। इसके अलावा आप देखते हैं कि व्हाट इज़ नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है जो हर पर्टिकुलर नेशन से डील करती है। हर कंट्री के अपने आइडियोलॉजीज़ होते हैं जिसके बेसिस पे वो परफॉर्म करते हैं अपने फंक्शंस। तो देखते हैं कि नेशनलिज्म का जो एलिमेंट है, मतलब ऐसे क्या कुछ एलिमेंट्स हैं जिससे आप समझ सकेंगे कि वो नेशनलिज्म है। तो दे यू विल फाइंड कॉमन रेस। जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करें तो हम मानते हैं कि इंडो आर्यन जो थे हमारे एंसेस्टर्स थे, मतलब इनको हम इंडिया में इनको बहुत कॉमन रेस माना गया है। सो कॉमन रेस लाइक इंडो आर्यंस इन इंडिया कैन बी अ टर्म विच फोकस ऑन नेशनलिज्म। कॉमन हिस्ट्री और कल्चर, कॉमन हिस्ट्री हो जैसे कि मान लीजिए यू नो जैसे बाबर वगैरह इंडिया में आए थे, उन्होंने कितना राज किया हमारे कंट्री में। तो ये क्या है, इट इज़ अ कॉमन हिस्ट्री एंड कल्चर। अब मान लीजिए जैसे हिंदुज़म के अपने कल्चर होते हैं, इस्लाम के अपने कल्चर होते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स ने भी फॉलो किए होंगे, जो हम भी फॉलो करें, जो आने वाले टाइम में हमारी पीढ़ी भी मोस्ट ऑफ द कल्चर जो सही है वो फॉलो करेगी। तो दिस इज़ व्हाट कॉमन हिस्ट्री एंड कल्चर मीन्स। कॉमन लैंग्वेज, अब जैसे इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है हिस्ट्री, पर इसको सॉरी नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज हम हिंदी को मानते हैं और इंडिया में ज़्यादातर लोग हिंदी ही बोलते हैं। तो कॉमन लैंग्वेज भी जो है नेशनलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है। इसके अलावा शेयर्ड बिलीव्स, जैसे कि हम बिलीव शेयर, जैसे इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री है, तो यहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो कि उनके लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनके लिए काम करते हैं। तो हम कहीं ना कहीं हम अपना बिलीव ही तो शेयर कर रहे हैं। मतलब हम सब ने अगर एक किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुना है तो मतलब हम सब मानते हैं कि हाँ उसमें वो क्वालिटी है। दिस इज़ व्हाट शेयर्ड बिलीव, एवरी वन हैव द सेम ओपिनियन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। सो शेयर्ड बिलीव ऑल्सो इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन नेशनलिज्म। शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियाज़, अब जैसे रिप्रेजेंटेटिव चुन दिया, किस पार्टी का चुना, ये तो हम वोट दे के डिसाइड करते हैं ना कि उस पार्टी का पोर्टफोलियो क्या है, सब कुछ देख के। तो पॉलिटिकल आइडियाज़ भी हम शेयर करते हैं नेशनलिज्म में। ठीक है, बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, पॉलिटिकल आइडियाज़ मस्ट बी शेयर इन कंट्री लाइक इंडिया और एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। कॉमन एस्पिरेशंस अगर हों, जैसे कि इंडिया में हम क्या मानते हैं कॉमन एस्पिरेशन, नॉन वायलेंस, अहिंसा नहीं करना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, पीस बना के रखना, गुड रिलेशन विद आर नेबरिंग कंट्रीज। दीज आर बेसिकली द कॉमन एस्पिरेशन ऑफ इंडिया विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट element that shows nationalism of India. Next is what is the merit and demerit of nationalism. तो अगर मेरिट की बात करें हम, मतलब कि फ़ायदे क्या होते हैं नेशनलिज्म के और नुकसान भी क्या होते हैं। हर चीज़ के तो दो पहलू होंगे। ठीक है, तो फ़ायदे सबसे पहले देखें अगर हम, तो एंथुसियाज़म फॉर नेशन। एंथुसियाज़म मतलब कि आप अपने देश से, आपको इतना प्यार हो कि आप इसके लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हो, जिसके बेस्ट एग्जाम्पल हम कह सकते हैं सोल्जर्स। ठीक है, एम्पायर पीपल फॉर पेट्रियोटिज़म। पेट्रियोटिज़म का मतलब होता है देशभक्ति। तो नेशनलिज्म जो है लोगों में देशभक्ति जगाने का काम करता है कि हमें अपने देश के लिए स्टैंड लेना है जब भी ज़रूरत पड़े, लाइक ड्यूरिंग वॉर्स और ड्यूरिंग अटैक्स। सो नेशनलिज्म जो है पेट्रियोटिज़म, देशभक्ति की भावना को भी बढ़ाता है। और सेल्फ सेक्रीफाइस फॉर कंट्री, एग्जैक्टली लाइक आर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन सोल्जर्स जो करते हैं सेल्फ सेक्रीफाइस। ठीक है ना। इनकरेज फॉर नेशनल फ्रीडम, अब हमारी कंट्री में हमें फ्रीडम दिया जाता है कि भाई यू हैव राइट टू स्पीच, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। सो वी हैव टू इनकरेज दैट नेशनल फ्रीडम। हमें ज़रूरत है कि नेशनलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो हम उन चीज़ को आगे भी बढ़ाते रहें, तभी तो नेशनलिज्म आगे बढ़ेगा ना। इट प्रमोट नेशनल यूनिटी। नेशनलिज्म इटसेल्फ सेज नो, the meaning of it can be clearly understood that it promote national unity is that कि नेशनलिज्म का मतलब ही क्या होता है, लोगों के लिए। तो नेशनल यूनिटी होगी तभी तो लोगों के लिए काम करेगा ना। एंड इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर पीपल चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, नेशनल यूनिटी इज़ अ मस्ट थिंग टू बी हैपनिंग।
एंड ऑल्सो नेशनल इंटीग्रेशन, देश में नेशनल यूनिटी और नेशनल इंटीग्रेशन बना के रखना भी ये ध्यान देता है हमारा नेशनलिज्म। अब इसके नुकसान भी हैं, जैसे कि इनकरेज कॉलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म से जब ब्रिटिश टाइम था तब हमने देखा था कि कॉलोनियलिज्म हमारी कंट्री पे ब्रिटिशर्स ने राज किया था, तो एट दैट टाइम वी सी कॉलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म विच इज़ अ डीमेरिट ऑफ नेशनलिज्म। कभी कभी ये बढ़ावा देता है इनको, जब कोई दूसरा पावर आके किसी दूसरी कंट्री पे कंट्रोल करे। लाइकली टू इंडेंजर वर्ल्ड पीस। अब हम कहते हैं एक तरफ कि नेशनलिज्म में जैसे हम जो है इंडियन, वो क्या करते हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, पीस को बढ़ाने का काम करते हैं। पर नेशनलिज्म में हर कंट्री तो ऐसा नहीं सोचती ना, लाइक पाकिस्तान, वो आए दिन वॉर करती है, अटैक करती है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरे नेशन को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो वो नेशनलिज्म में वर्ल्ड पीस को भी बहुत डेंजर होता है, क्योंकि अपने मतलब के लिए कोई कंट्री इतना भी कर सकती है ना कि वो दूसरे कंट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी नहीं देखती। अग्रेसिव नेशनलिज्म लाइक रेसिज्म। अग्रेसिव नेशनलिज्म, मान लीजिए जैसे रेसिज्म देखने को मिलता है हमें, जैसे अफ्रीकन अमेरिकन्स की अगर एग्जांपल, अफ्रीकन कितना उनके साथ बुरा बिहेव करते हैं अमेरिकन्स की, यू आर ब्लैक पीपल, यू कांट डू दिस, यू कांट डू दैट, यू आर नॉट कैपेबल ऑफ दिस। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ उनसे छीनते थे। तो नेशनलिज्म में अग्रेसिव नेशनलिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक टर्म विच शोज़ रेसिज्म। तो नेशनलिज्म जो है एक पावर देता है कि एक कंट्री को अगर वो अपने आप पे होल्ड रखे, अगर उस पर कोई और कंट्री कॉलोनाइज ना करे, देन इट विल बी अ गुड नेशनलिज्म वेयर गवर्नमेंट विल हैव द कंट्रोल। बट कहीं कहीं पे इतना बुरा हाल हो जाता है यहाँ पे नेशनलिज्म में, अगर कोई दूसरी कंट्री, कोई दूसरे ओरिजिन के लोग दूसरे कंट्री में रहें तो देयर नेशनलिज्म कैन बी एग्रेसिव एंड दैट शोज़ रेसिज्म वेरी वर्स्ट। आइडिया ऑफ नेशन स्टेट ऑब्स्ट्रक्ट। अब ये जो नेशनलिज्म है इसकी डीमेरिट में ये भी है कि कई बार नेशन स्टेट्स के लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ग्लोबल यूनिटी को मेंटेन नहीं कर पाता कई बार। जैसे मान लीजिए कुछ कंट्रीज़ किसी पॉलिसीज़ को नहीं, जैसे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में हम मीटिंग्स करते हैं, मान लीजिए कि कोई दो कंट्री एक पॉलिसी को मान रही है और तीसरी को प्रॉब्लम है, तो क्या है, ये नेशनलिज्म वहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है, तो ग्लोबल यूनिटी को भी डिस्टर्ब करता है। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। इम्पेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म आर मेजर ऑब्स्टेकल। अगर हम सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि खुद से ही आप केपेबल हैं कुछ भी करने के लिए, आपको किसी भी एक्सटर्नल कंट्री की, एक्सटर्नल चीज़ों की मदद की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम सेल्फ डिटर्मिनेशन की राइट की बात करते हैं तो इसमें इम्पेरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म जो है बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा करते हैं। क्योंकि कॉलोनियलिज्म का तो मतलब ही यही है ना कि आप किसी दूसरी कंट्री पे जाके रूल कर रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है। समटाइम इंडिपेंडेंट स्टेट में मान लीजिए पीपल रेज वॉइस फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन ड्यू टू डिक्टोरियल एटीट्यूड ऑफ रूलर। अब मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि जब रूलर्स वगैरह रूल करते हैं बहुत सारी कंट्री पे, तो वहाँ पे लोग जो है ना अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की मांग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके ज़रिए अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनेंगे जो उनके हालात को समझेंगे, उनकी बातों को समझेंगे और उनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे। तो ऐसा एक प्रॉब्लम हुआ था। तो 19th सेंचुरी में यूरोप में आवाज़ उठाई गई थी किसके ख़िलाफ़? रूलर्स के ख़िलाफ़, कि भाई हमें इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना है। और पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 का उस टाइम चल रहा था। और जब ब्रिटिश रूल हुआ था ना, तो उस टाइम पे हमारे कंट्री में गांधी जी ने एक टर्म यूज़ किया था, स्वराज, सेल्फ रूल। तो ये भी दिखाता है कि एक नेशनलिज्म में कैसे कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स जो हैं उन्होंने अपना अपना रोल प्ले किया, उन्होंने नेशनलिज्म को एक इम्पॉर्टेंस देने की कोशिश की थी। तो स्वराज मीन सेल्फ रूल एंड दिस वर्ड हैज़ बीन डोनेटेड बाय महात्मा गांधी। अफ्रो एशियन कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? जो हमारे अफ्रो एशियन कंट्रीज उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिपेंडेंस मिली थी, और उसके बाद ही उन्होंने अपना नेशनलिज्म, अपनी ओन आइडियोलॉजी बनाई थी कि भाई हम पे कोई भी रूल नहीं करेगा, हम पे कोई दबाव नहीं डालेगा, हम जैसे चाहेंगे, वी हैव फ्री विल टू डू वॉट एवर वी विश टू। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि नेशनलिस्ट फीलिंग इमर्जेंस होने लगी कि भाई कैसे पता करेंगे कि जो इंसान एक नेशन में रह रहा है उसके अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग है भी कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कोई रहता है इंडिया में है और वो वफ़ादार है चाइना का या वफ़ादार है पाकिस्तान का। सो देयर मस्ट, ये ज़रूरी है कि आपके अंदर, आप जिस कंट्री के अंदर बॉर्न हुए, आपके अंदर उस कंट्री के लिए पेट्रियोटिज़म हो, प्यार हो, देशभक्ति हो, तभी तो वो नेशनलिज्म मेंटेन रहेगा ना। वरना तो अगर आप गद्दारी करेंगे तो फिर एक नेशन कैसे सर्वाइव कर पाएगा। तो हमें कैसे पता चलता है कि नेशनलिस्ट फीलिंग है कि नहीं? तो कैसे टू अचीव नेशनल इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन रूल। अगर हमें नेशनलिस्ट फीलिंग लानी है तो हमें फॉरेन रूल से अपने आप को इंडिपेंडेंट करवाना ज़रूरी है। अगर कोई और कंट्री रूल करेगी, मान लीजिए कि जैसे ब्रिटिशर्स ही थे, तो वो कुछ लोगों को अगर एक्स्ट्रा पैसा देगी तो वो फिर अगेंस्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम नेशनल
इंडिपेंडेंस से क्या करें, नेशनल इंडिपेंडेंस अचीव करें फॉरेन रूल से, टू अचीव गोल ऑफ सेल्फ रूल और माइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। वही स्वराज वाली बात जो महात्मा गांधी ने कही थी, ज़रूरी है कि हम स्वराज ले ताकि हम अपने डिसीज़न, अपने फैसले खुद कर सकें और हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के खुद वो हम पे रूल करें, जो कि सिर्फ हमारे लिए होंगे और हमारे हित के लिए ही सोचेंगे, ठीक है। ऑपरेसिव रूल ऑफ फॉरेन रूलर, अब कोई जैसे राजा वगैरह थे तो वो भी सबसे पहले अपने पावर को बढ़ाने में सोचते थे, कैसे हम अपनी रिस्पेक्ट करवाएं, अपना दबदबा बना के रखे थे। तो ज़रूरी है कि फॉरेन रूलर का भी इम्पैक्ट कम किया जाए टू वॉट ग्रो नेशनलिज्म, स्टैब्लिश डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। नेशनलिज्म अगर हमें देखना है तो उस कंट्री में डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट टू वोट, राइट टू स्पीच, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है। देन ओनली तभी जो है नेशनलिज्म ग्रो कर पाएगा इन अ पॉजिटिव मैनर। इसके अलावा रोल बाय प्रेस, लिटरेचर, ऑब्वियसली जो प्रेस है, मीडिया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज़ में, नेशनलिज्म को बढ़ावा देने में, कि भाई लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हर एक चीज़ समझा रहे हैं कि नेशनलिज्म होता क्या है, आपको कैसे कैसे ध्यान रखना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या चीज़ें करनी है। लिटरेचर, बुक्स के ज़रिए भी आप नेशनलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा मीडियम है टू एक्सप्लोर मोर। और इसके अलावा ये था नेशनलिज्म। आई होप यू आर क्लियर विद इट। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स so that I can get an idea of what that I'm the best. Thank you. मज़ा